नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित कुछ मॉडल प्रश्न देखे थे। इस वाली क्लास में हम जो है, जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे वो झारखंड पीजीटी हो, हरियाणा पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यूजीसी नेट हो या टीजीटी पीजीटी किसी भी राज्य का हो या किसी भी परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को हमने लाए हैं। इसका दूसरा पार्ट भी हम लोग जल्दी ही लेके आएँगे। इसमें हम देखेंगे कि जितनी परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्रश्न पृथ्वी की आंतरिक संरचना से, उनको हम हल करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप ये प्रश्नों को हल करते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपकी अ, तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोर मध्यस्थ क्षेत्र में कौन सी लहरें प्रवाहित हो सकती हैं? कोर जो कि पृथ्वी का सबसे निचला वाला हिस्सा है, और कोर को भी हमने दो भागों में बताया था कि दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला हाँ, तो कोर को जो है दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला कोर है ऊपर वाले कोर को बाहरी कोर और नीचे वाले कोर को आंतरिक कोर कहते हैं। तो बाहरी कोर जो था वो तरल अवस्था में है और जो आंतरिक कोर है वो ठोस अवस्था में है। और जो पी वेव और एस वेव है, पी वेव जो है सभी जगह चलती है, वो ठोस और तरल दोनों अवस्थाओं में चलती है। और जो एस वेव है वो केवल सॉलिड में चलती है। तो इस प्रश्न के हिसाब से जो सबसे अधिक कोर में जो प्रभावित लहर हो सकती है वो प्राथमिक लहर हो सकती है। आगे देखते हैं। ये यूपी पीजीटी 2011 में आया है। अगला प्रश्न है, ये भी यूपी पीजीटी 2011 में यह प्रश्न आया था कि पृथ्वी में किस गहराई पर ठोस पदार्थ तरल अवस्था में मिलते हैं? पृथ्वी में किस गहराई पर ठोस पदार्थ जो है तरल हो जाता है, यानी कि किस में वो मेल्ट हो जाते हैं? तो पृथ्वी की जो क्रस्ट है उसकी मोटाई 30 से 70 किलोमीटर है, और जब उससे नीचे की तरफ जाते हैं 2900 किलोमीटर तक मेंटल का हिस्सा आता है। तो 100 किलोमीटर यानी कि 30 से लेकर 100 किलोमीटर तक की जो गहराई है वो ठोस अवस्था होती है। उससे जैसे ही नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो मेंटल का तापमान बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वह अवस्था जो है तरल होने लगती है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो 100 किलोमीटर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये यूपी पीजीटी 2011 में आया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल भाग में प्लेटों का संचरण निम्नलिखित में से किस माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करता है? ये बताया था कि जब पृथ्वी का जो ऊपरी कोर है, जो बाहरी कोर है, उसमें रेडियो मैग्नेटिज्म पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में है, जिसकी वजह से एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलती है। और उसी वजह से जो है पृथ्वी में अत्यधिक मात्रा में तापमान का भी तापमान, और उसी की अत्यधिक मात्रा में तापमान भी बढ़ता है। तो इसका सही आंसर होगा रेडियो एक्टिव पदार्थों से। अगला प्रश्न देखते हैं। ये यूपी पीजीटी 2004 में आया है। स्वेस के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत क्या कहलाती है? स्वेस के अनुसार, स्वेस ने जो है पृथ्वी को 3 भागों में विभाजित किया है। ऊपरी वाले हिस्से को क्रस्ट कहते हैं, दूसरी वाली परत को मेंटल कहते हैं और तीसरी वाली परत को कोर कहते हैं। तो स्वेस ने सबसे ऊपर वाली परत को क्रस्ट कहा है, और उसने भी स्वेस में भी जो है 3 हिस्सों में बाँटा केमिकल के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर, जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम, निकेल और फेरस के आधार पर उनको और विभाजित किया है। तो सबसे ऊपर वाली जो परत होगी वो सियाल होगी। सबसे ऊपर वाली परत यानी कि क्रस्ट, क्रस्ट कौन-सी होती है? सियाल। तो ये यूपी पीजीटी 2003 में आया है। दूसरी वाली परत सीमा हो जाएगी और तीसरी वाली परत निफ़े हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में थल क्षेत्र, थल नहीं स्थल क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? स्थल क्षेत्र की औसत ऊंचाई 840 मीटर होती है। विश्व में स्थल की औसत ऊंचाई 840 मीटर होती है। वहीं जो महासागरीय जो ऊंचाई होती है वो 2800 मीटर होती है। अगला प्रश्न, ये यूपी टीजीटी 2003 में आया है। अगला प्रश्न है, भूगणितीय एवं भूभौतिकी के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अनुसार भूपटल की औसत मोटाई कितनी है? भूगणितीय और वो जो अंतर्राष्ट्रीय भूपटल यानी कि क्रस्ट की जो पूछ रहे हैं, इस औसत मोटाई कितनी है? वो 30 किलोमीटर है। औसत मोटाई 30 किलोमीटर है। और जो बेसाल्टिक यानी कि जो महासागरीय क्रस्ट की मोटाई है वो 3। तो भूपटल की जो औसत मोटाई है वो 30 किलोमीटर है, और महासागरीय क्रस्ट की जो औसत मोटाई होती है वो 5 से 15 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न ये है, ये वाला प्रश्न यूपी टीजीटी 2003 में आया है।
अगला प्रश्न देखते हैं, मोहरबिकिक असंतता यानी कि मोहरबिकिक डिस्कंटिन्यूटी निम्नलिखित में से किन के बीच सीमा का निर्माण करती है। देखिए मोहरबिकिक यानी कि इसको 5 भागों में जो है असंतता होती है। पृथ्वी की डिस्कंटिन्यूटी 5 होती हैं, जिसमें कॉनराड असंतति डिस्कंटिन्यूटी, मोहरबिकिक डिस्कंटिन्यूटी, रेपेटी डिस्कंटिन्यूटी, लेहमैन गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी और लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी। लेकिन जो क्रस्ट और मोहरबिकिक होती है, तो ऊपर वाली निचली क्रस्ट और ऊपर वाली मेंटल, यानी कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो असंतता यानी कि डिस्कंटिन्यूटी होती है, वो परपटी और ऊपरी प्रवार, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर सी है, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल। परपटी मतलब क्रस्ट और प्रवार मतलब मेंटल, तो ये ऊपरी प्रवार और परपटी यानी कि क्रस्ट और परपटी के ऊपरी प्रवार के बीच में आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यूपी पीजीटी 2000 और 2004, यूपी पीसीएस प्री 1994 में यह प्रश्न आया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का जनन मुख्य रूप से किन किन पदार्थों की वजह से होता है। पृथ्वी, अभी पिछले वाले प्रश्न में भी यही आया था कि किन पदार्थों से होता है, तो रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। इन दोनों कथन से ही जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का जनन होता है, रेडियो सक्रिय पदार्थों की वजह से भी और गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन हो। गुरुत्व बल जितना ज़्यादा होता है, वो तापीय जो चट्टानें होती हैं वो अधिक तापीय हो जाती हैं, जिससे कि वह मेल्ट होने से उनसे एनर्जी बाहर निकलने लगती है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। इसका आंसर बी है। यूपी पीजीटी 2003 में यह प्रश्न आया था। अगला प्रश्न है, अगर पृथ्वी एक ही प्रकार की घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित होती, एक ठोस भाग होती, तो भूकंपीय लहरें असमान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती। भूकंपीय लहरें एक समान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती। भूकंपीय लहरें असमान गति से वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती, या भूकंपीय लहरें समान गति से वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती। देखिए प्रश्नों को जो विकल्प है उनको सही से अगर देखा जाए, भूकंपीय लहरें असमान गति से, अगर एक ही जैसी अगर कोई संरचना अंदर पृथ्वी की होती, तो वहाँ असमान गति से नहीं, एक समान गति से जो है जो तरंगें हैं वो एक ही समान गति से एक सीधी रेखा में जो है चलती। तो पहला वाला प्रश्न इस गति के हिसाब से तो ये सही नहीं होगा। दूसरा है भूकंपीय लहरें समान गति से, हाँ ये समान गति से जो है पृथ्वी के कोर तक सीधी रेखा में अवश्य पहुंचती। अगर हम इसके तीसरे वाले को देखें कि भूकंपीय लहरें असमान गति से वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती, ये तो अभी के हिसाब से वक्राकार मार्ग में ही अवलंबन करती हैं, क्योंकि पृथ्वी ना तो पूरी तरीके से ठोस है, ना ही पूरी तरीके से तरल है। तो अभी के हिसाब से तो वक्राकार मार्ग में ही अवलंबन करती हैं। अगर यह पूरी पृथ्वी ठोस ही होती, तो भूकंपीय लहरें समान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में दुर्बलता मंडल एस्थेनोस्फीयर कहाँ स्थित है। देखिए एस्थेनोस्फीयर ऊपरी वाला मंडल होता है, उसके नीचे नहीं, ऊपर वाला लिथोस्फीयर, उसके नीचे एस्थेनोस्फीयर, फिर पायरोस्फीयर, फिर बैरिस्फीयर, इस तरीके से मंडलों में बटा हुआ है। बीच में मेसोस्फीयर भी होता है। तो एस्थेनोस्फीयर जो है वो भारी होता है। लिथोस्फीयर हल्का होता है, क्रस्ट का हिस्सा होता है जो कि ऊपर होता है। एस्थेनोस्फीयर निचला होता है। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच का जो हिस्सा होगा वो एस्थेनोस्फीयर होगा, यानी कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, वहाँ तक लिथोस्फीयर, और एस्थेनोस्फीयर होगा वो मेंटल वाला हिस्सा होगा। अगर इसके प्रश्नों के जो विकल्प हैं उसके हिसाब से देखा जाए, तो बाहरी और आंतरिक कोर के बीच में नहीं होगा, ऊपरी और निचले प्रवार के बीच में एस्थेनोस्फीयर होगा, निचले प्रवार के ठीक ऊपर होगा, ऊपरी प्रवार के ठीक ऊपर होगा, या महासागरीय परपटी के ठीक ऊपर होगा। देखिए अगर यहीं पर लिथोस्फीयर होता, तो निचले प्रवार और के ठीक ऊपर और निचली क्रस्ट के नीचे होता, तो वहाँ पे लिथोस्फीयर हो जाता। लेकिन इसका सही आंसर होगा ऊपरी और निचले प्रवार के बीच में, ये एस्थेनोस्फीयर होगा। अगला ये CGPSC यानी कि छत्तीसगढ़ PSC असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रश्न था, 2014 में आया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता होती है। तो निफे यानी कि निकेल और फेरस, फेरस लोहे से और निकेल मतलब निकेल से। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी, निकेल एवं लोहा। UPVGT 2013 में ये क्वेश्चन आया था। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी निम्नांकित में से किसके मध्य पाया जाता है। तो गुटेनबर्ग मेंटल और कोर के बीच में यह
इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। मेंटल और क्रोड के बीच में यह डिस्कंटिन्यूटी मिलती है और कोर के बीच में लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी इनके मध्य में पाई जाती है। तो ये प्रश्न 2-3 जगह पूछा गया है, टीजीटी में, पीजीटी में भी और यूजीसी नेट जेआरएफ में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में। अगला प्रश्न है, भू प्रॉपर्टी के निर्माण में सिलिका की मात्रा निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन सा है? देखिए, भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है जो कि 42% है, और फिर सिलिका की मात्रा है जो कि 27.72% होती है। ये केबीएस पीजीटी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चावच यानी कि जो सबसे ऊंचा वाला हिस्सा है, उच्चावच भूदृश्य में लंबवत ऊंचाई के अंतर को व्यक्त करता है। पृथ्वी की सतह का ऊंचा नीचा स्वरूप स्थलाकृति कहा जाता है। टोपोग्राफी, स्थलाकृति को इंग्लिश में टोपोग्राफी कहते हैं। पृथ्वी का ऊंचा नीचा हिस्सा क्या कहलाता है? टोपोग्राफी कहलाता है या स्थलाकृति कहा जाता है। उच्चतादर्शी वन क्षेत्रफल ऊंचाई के द्वारा पृथ्वी की सतह के विस्तार को प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए, उच्चावच भूदृश्य में लंबवत ऊंचाई के अंतर को व्यक्त करता है, यानी कि एक हिस्सा पठार है और एक पहाड़ है। ये दोनों ही एक ऊंचाई हैं, लेकिन इनकी ऊंचाई में जो अंतर है, एक की ऊंचाई कम होगी, एक की ऊंचाई, या दो पहाड़ों के बीच में भी दो ऊंचाइयों में अंतर होता है, उनके बीचों को जो इसके बीच में हिप्सोमेट्रिक कर्व के माध्यम से हम इनकी ऊंचाई को निकालते हैं, और उच्चावच जो है इनके बीच में जो लंबवत ऊंचाई में, जो लंबवत ऊंचाई में जो अंतर है उसको ही व्यक्त करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये बात सही है। दूसरी है, पृथ्वी की सतह का ऊंचा नीचा इस स्वरूप स्थलाकृति कहा जाता है। ये भी ठीक है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं, पहाड़ है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, और जहाँ तक कि बाढ़ के मैदान हैं, और नीचे ट्रेंच या गड्ढे भी हैं। तो इन सभी को जो है स्थलाकृति के रूप में ही जाना जाता है। उच्चतादर्शी वन क्षेत्रफल और ऊंचाई के द्वारा पृथ्वी की सतह के विस्तार को प्रदर्शित किया जाता है। उच्चतादर्शी जो हिप्सोमेट्रिक होता है, उससे हम क्षेत्रफल और ऊंचाई के जो है उनके बीच के विस्तार को प्रदर्शित किए जाते हैं। ये तीनों ही जो है कथन सही हैं। इसका सही आंसर 1 और 2 और 3 होगा। तो ये यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया है। हालांकि ये इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, मेंटल के ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की प्रॉपर्टी प्लवन करती है, यानी कि प्लवन मतलब ऊपर वाले हिस्सा जो है तैरता है, किसके ऊपर? जो एस्थनोस्फीयर है उसके ऊपर लिथोस्फीयर तैरता है, यानी कि क्रस्ट के मेंटल के ऊपर क्रस्ट तैरती है। इसका मेंटल के ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की परपटी प्लवन, यानी कि ऊपर वाली परपटी जो है वो क्या कर रही है? फ्लो करती है, तैरती है। तो स्याल जो है किसके ऊपर तैरता है? सीमा के ऊपर। ऊपर वाली क्रस्ट को हम स्याल कहेंगे, नीचे वाली क्रस्ट को सीमा कहेंगे। तो सीमा के ऊपर स्याल तैरता है। तो इसका सही आंसर होगा एस्थनोस्फीयर। एस्थनोस्फीयर क्या है? जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मेंटल के ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की परपटी प्लवन करती है को क्या कहा जाएगा? एस्थनोस्फीयर। इसका सही आंसर क्या होगा? डी। ये यूजीसी नेट 2000 दिसंबर 2008 में आया है, 18 में, सॉरी। गुटेन वर्ग असंतता किसके बीच पाई जाती है? अभी बताया था, गुटेन वर्ग असंतता मेंटल और क्रोड के बीच में, यानी कि इसका सही आंसर प्रवार और क्रोड होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल है, पृथ्वी की परत स्याल से बनी है, सागर तल सीमा से बना है, और सीमा स्याल के ऊपर तैरता है। देखिए, अभी बताया ये पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल है, ये भी ठीक है, क्योंकि मेंटल की जो है मोटाई वो अधिक है, क्रस्ट और कोर की उतनी ज़्यादा मोटाई नहीं है, ये बात ठीक है। हमसे कथन सत्य नहीं है पूछा गया है। पृथ्वी की परत जो है स्याल से बनी है, बिल्कुल ठीक है। परत यानी कि ऊपर की जो परपटी है वो सिलिका और एल्युमिनियम से बनी है, और सागर तल जो है सीमा से बना है, बिल्कुल ठीक है। सागर तल जो है किससे बना है? सीमा से ही बना है, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना है, या बोल सकते हैं बेसाल्ट से मिलकर बना है। लेकिन जो चौथा वाला है वो इसके विपरीत है। सीमा स्याल के ऊपर तैरता है, नहीं, स्याल जो है सीमा के ऊपर तैरता है, यानी कि जो एस्थनोस्फीयर है उसके ऊपर लिथोस्फीयर है, मेंटल के ऊपर क्रस्ट है, स्याल सीमा के ऊपर है, ना कि सीमा स्याल के ऊपर तैरता है। इसका सही आंसर यूपी पीजीटी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है, सही आंसर इसका डी होगा। सीमा स्याल के ऊपर नहीं तैरता है, स्याल सीमा के ऊपर
तैरता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तरल अवस्था में निकेल और लोहे से बनी पृथ्वी की सबसे भारी और सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? जो तरल अवस्था में है, निकेल और लोहे जो कि सबसे भारी है, तो पृथ्वी का कोर जो है वो सबसे भारी है, जिसमें भी तरल अवस्था कोर को 2 भागों में विभाजित किया है। निचला कोर जो है ठोस अवस्था में है और जो ऊपर वाला कोर है वो तरल अवस्था में है। तो ये किस पृथ्वी की सबसे भारी और सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? तो इसको हम निफ़े कहते हैं। निफ़े क्योंकि निकेल और फेरस से मिलकर बना है, तो इसको हम निकेल कहेंगे। अगर इसी में यह प्रश्न पूछता कि जो तरल अवस्था में निकेल और लोहे से बनी है, वो कोर में किस अवस्था का है, मतलब कोर में वह कौन-सी अवस्था है, तो वह ऊपरी कोर की अवस्था है। ये झारखंड टीजीटी 2017 का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमि के अंदर जाने पर औसत कितनी गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती है? जैसे-जैसे हम पृथ्वी के नीचे की तरफ चलते हैं तो वो 32 मीटर डिग्री सेंटीग्रेड तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। तो इसका सही आंसर बी होगा, 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती है। ये कई बार प्रश्न पूछा है, यूपी टीजीटी में भी पूछा है, पीजीटी में भी पूछा है, यूपी पीसीएस प्री में 1991 में और यूपी पीजीटी 2011 में भी यही क्वेश्चन फिर से पूछा है। अगला है, पृथ्वी की कौन सी परत में मुख्य रूप से लोहे और मैग्नीशियम के सिलिकेट होते हैं? अभी जैसे बताया सियाल जो कि सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना है और जो सीमा है वो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना है जो कि मेंटल का हिस्सा है और निफ़े जो है कोर जो है निफ़े से मिलकर बना है, निकेल और फेरस। तो जो सीमा का बारे में पूछा है तो ये किससे मिलकर बना है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, मेंटल। पृथ्वी की कौन सी परत में मुख्य रूप से लोहे और मैग्नीशियम के सिलिकेट होते हैं? मेंटल में जो है लोहे और मैग्नीशियम के सिलिकेट होते हैं। झारखंड टीजीटी 2017 का यह प्रश्न है। आज के लिए इतना ही। हम दूसरी वीडियो में भी और भी कुछ प्रश्न हैं उनको लेके आएंगे, अलग-अलग आयोग के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं अलग-अलग परीक्षाओं में। और निश्चित तौर पर अगर आप इन प्रश्नों को हल करते हैं और इनको जो है अपने प्रैक्टिस में इनको शामिल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत तैयारी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, उसमें हम अभी और प्रश्न लेके आएंगे। तब तक अपने तैयारी को ऐसे ही करते रहिए, हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। यहाँ पर अलग-अलग विषयों से संबंधित आपको वीडियो मिलते रहेंगे जो कि आपकी तैयारी में और अच्छा वृद्धि करवा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और लगातार चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।